1993 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे। आज हम पाकिस्तान और पूरी दुनिया को वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसके बाद पाकिस्तान दोबारा कभी भी इस बात से इनकार नहीं कर पाएगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है और पाकिस्तान की सरकार और खुद इमरान खान उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। जी न्यूज के पास कराची में दाऊद इब्राहिम के घर की तस्वीरें आज आ गई हैं। पाकिस्तान दाऊद के कराची में होने की बात से हमेशा से इनकार करता रहा है, लेकिन आज इन तस्वीरों को देखने के बाद वो अब ऐसा नहीं कर पाएगा। आज हम दाऊद के घर की तस्वीरों से लेकर कराची में उसके परिवार के बैंक अकाउंट्स और दाऊद इब्राहिम द्वारा खरीदी गई तमाम प्रॉपर्टीज के वो सारे सबूत आपको और पूरी दुनिया को दिखाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के हर झूठ से हमेशा के लिए पर्दा उठ जाएगा। आज हम दाऊद इब्राहिम के परिवार के एक एक सदस्य की तस्वीर आपको दिखाएंगे, उनके पासपोर्ट दिखाएंगे, उनके जहां जहां से उन्होंने वीजा लिए हुए हैं वो सब कुछ दिखाएंगे। इसके अलावा आज हम एक पाकिस्तानी अभिनेत्री से दाऊद इब्राहिम के नए रिश्ते का भी खुलासा करेंगे, जो आज की तारीख में दाऊद की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है और यह कमजोरी हमारे हाथ लग गई है। आप चाहें तो एक हैशटैग आज हमने दिया है दाऊद कॉट इन पाकिस्तान, इस पर आप ट्वीट कर सकते हैं। इस बड़े खुलासे पर अपनी राय आप दे सकते हैं, क्योंकि भारत में एक पूरी की पूरी पीढ़ी ऐसी है जो हमेशा इस बात का इंतजार करती आई है कि दाऊद इब्राहिम कब पकड़ा जाएगा। दाऊद इब्राहिम कातिल है और भारत का गुनहगार है। इसके बाद हम कांग्रेस पार्टी में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 7 घंटे की बैठक के बाद सिर्फ इतना तय हुआ कि सोनिया गांधी ही फिलहाल कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। सबको यही लगता था कि जो नतीजा निकलेगा वो यही होगा, या तो सोनिया गांधी बनी रहेंगी और अगर सोनिया गांधी जाएंगी तो राहुल गांधी बन जाएंगे। कांग्रेस के जिन 23 बड़े नेताओं ने पार्टी में बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने की हिम्मत की थी, उन नेताओं से गांधी परिवार बहुत नाराज है। पत्र लिखने वाले इन नेताओं से कहा गया कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। देश में जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारें हुआ करती थी तब हर चीज का दोष विदेशी ताकतों पर डाल दिया जाता था, और अब कांग्रेस पार्टी हर समस्या का दोष बीजेपी पर डाल देती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि अब कैसे कांग्रेस के इन बड़े नेताओं को मिलकर अपनी पार्टी को परिवारवाद से आजाद कराना होगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने भारत को आजाद कराया था। इसका गठन इसलिए हुआ था ताकि भारत अंग्रेजों से लड़ सके उस समय और भारत को आजादी मिले, लेकिन अब इस पार्टी को अपने आप को आजाद कराना होगा परिवारवाद से। और आखिर में हम आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें वो अपने चुनाव प्रचार में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से अपनी दोस्ती की तस्वीरें दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप कैसे अमेरिका का चुनाव जीतना चाहते हैं, ये आज आप सबको जरूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महाड़ इलाके में गिरी इमारत के भीतर 50 से ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमों को राहत कार्यों के लिए भेजा गया है। बिल्डिंग 10 साल पुरानी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिल्डिंग का ढहना बहुत दुखद है। मैंने एनडीआरएफ के डीजी से बात की है। जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए राहत टीमें रास्ते में हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष का जल्द से जल्द चुनाव होगा, तब तक सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी। सीडब्ल्यूसी एक मत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करे। कांग्रेस कार्य समिति की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन मनमोहन सिंह और AK एंटनी ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने की अपील की। 23 कांग्रेसी नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने कहा, सोनिया गांधी की बीमारी के वक्त सीनियर नेताओं के चिट्ठी लिखने और जवाब के लिए रिमाइंडर भेजने से आहत हुआ। आखिर मैं बेटा हूँ। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि कुछ नेताओं की मिलीभगत है, जिस पर कपिल सिब्बल ने पहले ट्वीट कर आपत्ति जताई, लेकिन जब राहुल गांधी ने उनसे बात की तो उन्होंने ट्वीट हटा दिया। बैठक में गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि अगर आरोप आज साबित हो गए तो वो इस्तीफा दे देंगे। गुलाम नबी आजाद ने बाद में ट्वीट किया,
मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ना CWC की बैठक में ना ही बाहर राहुल गांधी ने हमारी चिट्ठी को बीजेपी से जोड़ा है। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि मैं बहुत आहत हूं, लेकिन सभी लोग हमारे साथी हैं। हम सबको मिलकर काम करना है। चीन से जारी सीमा विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि लद्दाख में चीन की सेना के अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। एक इंटरव्यू में CDS बिपिन रावत ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में बदलने से रोकना है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले सुलझाए जाएं। अगर LAC पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं, तो सैन्य कार्रवाई के लिए सेना हमेशा तैयार रहती है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस की जांच कर रही CBI टीम ने लगातार तीसरे दिन सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह से पूछताछ की। CBI ने सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सवाल जवाब किए। CBI की एक टीम ने कूपर हॉस्पिटल में सुशांत के शव की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ की। CBI की एक टीम मुंबई वाटरस्टोन रिजॉर्ट भी जांच के लिए गई। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में आरोपी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ 2 महीने तक रही थी और यहां सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग भी करवाई थी। CBI आरोपी रिया चक्रवर्ती से जल्द पूछताछ कर सकती है। जरूर CBI अपने हिसाब से पूरा अच्छे तरह से सारा तहकीकात करके उसके बाद रिया को बुलाएगी। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकंसिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। दिल्ली मेट्रो सेवा 1 सितंबर से फिर से शुरू की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो की सेवा बहाल हो सकती है, जिसके लिए गृह मंत्रालय विशेष गाइडलाइंस जारी कर सकता है। कोरोना महामारी के कारण 22 मार्च से दिल्ली में मेट्रो सेवा बंद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो को चलने की अनुमति दी जाए, चाहे ट्रायल के आधार पर ही, लेकिन इसकी इजाजत दी जाए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा था कि केंद्र सरकार जब भी निर्देश देगी वो मेट्रो संचालन के लिए तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संक्रमित होने की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, मैंने आज कोरोना टेस्ट कराया था, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं संपर्क में आने वाले सभी सहयोगियों और सहकर्मियों से अपील करता हूं कि वो अपना टेस्ट करवाएं। मेरे करीबियों से अपील है कि वो तुरंत क्वारंटीन में जाएं। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 26 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31 लाख से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 61,408 नए मामले मिले, 834 लोगों की मौत हुई और 57,468 लोग कोरोना से ठीक हो गए। अब तक 31,06,248 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 23,38,035 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 75.27% पहुंच गया है। कोरोना की वजह से अब तक देश में 57,542 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले स्थिर बने हुए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण के 1061 नए केस आए, 13 लोगों की मौत हुई और 1200 मरीज इलाज से ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 1,62,527 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,46,588 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से दिल्ली में अब तक 4,313 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कुल 11,910 कोरोना टेस्ट हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सितंबर में होने वाली नीट और जेईई परीक्षा को टालने की अपील की है। ममता ने लिखा है कि कोरोना को देखते हुए मौजूदा हालात परीक्षाएं कराने के लिए ठीक नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर परीक्षाएं टालने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2020 में विदेशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नीट परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को अनुमति देने के लिए कहा, जो वंदे भारत योजना के तहत देश वापस आने के लिए परीक्षा देना चाहते हैं। परीक्षाओं को टालने के लिए देश के कई हिस्सों में छात्रों ने प्रदर्शन भी किए। आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन, और आज हम आपको इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर दिखाने वाले हैं। आज हम कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, और यह खुलासा देखकर पाकिस्तान को भी पहली बार यह मानना ही पड़ेगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है, और वो भी पाकिस्तान के पूरे संरक्षण में। आप इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं वो कराची शहर में दाऊद इब्राहिम के घर की लोकेशन है। इस घर का पता है D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान। यह है दाऊद इब्राहिम का घर। पहली बार आज आपको हम दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के घर का पता चल गया है। यह घर कराची की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी DHA के इलाके में बसा है, और यह पाकिस्तान के सबसे महंगे और सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहां पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े फौजी अफसर रहते हैं। दाऊद इब्राहिम का घर इतने करीब से इस दुनिया ने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो दाऊद इब्राहिम के घर की तस्वीर है। घर के आगे कैसे बैरिकेडिंग की गई है, वहां कोई जा नहीं सकता, और घर के चार दीवारी पर ऊपर चलकर कैसे सिक्योरिटी पिकेट्स लगाई गई हैं वो भी इस समय आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर दाऊद इब्राहिम के घर के बाहर की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो सड़क है उसके घर के बाहर, उसमें बैरिकेडिंग की गई है। उसके घर की जो बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल के ऊपर इस तरह की पिकेट्स लगाई गई हैं, जिनमें पाकिस्तान के फौजी जो सैनिक हैं वो हमेशा उसकी रखवाली के लिए मौजूद रहते हैं। और दाऊद इब्राहिम के घर की ये तस्वीरें पहली बार आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आज भी इस बात से इनकार कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है, लेकिन अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद इस दुनिया में पाकिस्तान ही नहीं, कहीं भी इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि दाऊद इब्राहिम बहुत आराम से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से पाकिस्तान में रह रहा है, और उसकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने अपनी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज लगा रखी हैं, अपनी फौज लगा रखी है, और इस समय वो जबरदस्त सुरक्षा के बीच है। हमें यह भी बताया गया है कि पिछले कई दिनों से दाऊद इब्राहिम अपने घर से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि इस समय दाऊद इब्राहिम के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस की उस पर नजर है, और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी हैं उनकी नजर भी दाऊद इब्राहिम के इसी मकान पर लगी हुई है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि दाऊद के घर की तस्वीरें पहली बार लीक हो गई हैं, यानी पहली बार दुनिया की बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं उन्हें यह पता चल गया है कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है, और यह तस्वीरें वहां से ले ली गई हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सैटेलाइट की तस्वीरें नहीं हैं, ये असली तस्वीरें हैं जो दाऊद इब्राहिम के घर के आसपास से ली गई हैं। यानी दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ पूरी सुरक्षा में पाकिस्तान के अंदर कराची में रह रहा है, और इसके लिए उसने एक ऐसा इलाका चुना है जहां पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर रहते हैं, जो सबसे सुरक्षित और सबसे महंगे इलाकों में से एक है, और जहां पाकिस्तान की सरकार ने उसे जबरदस्त सिक्योरिटी दे रखी है। कोई भी बाहर का आदमी दाऊद इब्राहिम या उसके परिवार तक पहुंच नहीं सकता। जिस समय आपके सामने हम यह खुलासा कर रहे हैं, इस समय भी दाऊद इब्राहिम इसी जगह पर मौजूद है, इसी घर में मौजूद है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कराची में। एक बार हम आपको सैटेलाइट से उसकी लोकेशन भी दिखा सकते हैं। फिर से आप देखिए, जो सैटेलाइट से अगर आप देखेंगे तो ये लोकेशन आएगी, और इसी जगह पर, इसी घर में दाऊद इब्राहिम इस समय भी, जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, मौजूद है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस समय वो हमें अपने घर में बैठकर ही देख रहा होगा, अपने बारे में एक्सपोज होते हुए देख रहा होगा। अगर आप भी
हमारी इस खबर पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप #दाऊद कॉट इन पाकिस्तान पर ट्वीट करके अपनी राय दे सकते हैं। और भारत के दर्शकों से हम ये खास तौर पर क्यों कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। 1993 में जब हमारे बेकसूर लोगों का खून बहाया था दाऊद इब्राहिम ने, उसके बाद से भारत की पूरी, उसके बाद की जितनी पीढ़ियां हैं वो इसी सपने के साथ आगे चल रही हैं, वो इसी इच्छा को लेकर आगे चल रही हैं, इसी बोझ को लेकर आगे बढ़ती रही कि एक ना एक दिन भारत का ये गुनाहगार भारत के हाथ जरूर लगेगा और हम इसको इंसाफ उस केस में दिला पाएंगे। अपने उन सारे लोगों को, बेकसूर लोगों को, उन परिवारों को जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में बर्बाद हो गए थे। और दाऊद इब्राहिम का पकड़े जाना उसके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए अब दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां दाऊद इब्राहिम के और करीब पहुंच गई हैं और यह भारत के बहुत काम की खबर है। हमारे इस खुलासे के केंद्र में वर्ष 2018 और 2019 में ब्रिटेन में हुई दाऊद इब्राहिम के करीबियों की कुछ गिरफ्तारियां हैं। 2018-19 में ब्रिटेन में दाऊद इब्राहिम के कुछ करीबियों को मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स का धंधा करने के आरोप में पकड़ा गया था। इनमें हारून अलीम यूसुफ और रंजीत सिंह बिंद्रा को 2019 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दाऊद का एक और बहुत करीबी और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार देखने वाला आदमी जिसका नाम है जबीर मोतीवाला, उसे ब्रिटेन की पुलिस ने वर्ष 2018 में गिरफ्तार किया गया था। ये जो जबीर मोतीवाला है ये दाऊद का बहुत करीबी माना जाता है और दाऊद के जो एक सीक्रेट्स हैं, दाऊद की तमाम गुप्त जानकारियां इस आदमी के पास थी। जबीर मोतीवाला की तलाश अमेरिका की जांच एजेंसी FBI भी कर रही है और जल्द ही ब्रिटेन जबीर मोतीवाला को अमेरिका को सौंप सकता है। उसका जो एक्सट्रेडिशन अमेरिका ने मांगा है उस पर ब्रिटेन की अदालत ने हरी झंडी दिखा दी है, क्योंकि जबीर मोतीवाला अमेरिका में भी ड्रग्स का कारोबार करता था, वहां मनी लॉन्ड्रिंग करता था और ब्लैकमेल के भी कुछ मामले अमेरिका में इस आदमी पर चल रहे हैं। जबीर के प्रत्यर्पण की इजाजत ब्रिटेन की एक लोअर कोर्ट अमेरिका को दे चुकी है और जल्द ही इसे अमेरिका को सौंपा जा सकता है। लेकिन इससे जो जानकारियां मिली हैं वो चौंका देने वाली जानकारियां हैं। दाऊद के इन करीबियों से जो पूछताछ हुई, उसी पूछताछ के आधार पर आज हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। और ये जो जानकारियां हैं ये ना सिर्फ भारत की सुरक्षा एजेंसियों के बहुत काम आने वाली हैं, बल्कि ये अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के भी काम आएंगी। दुनिया भर में वो सारी एजेंसियां जो आतंकवाद को रोकने की कोशिश कर रही हैं, जो ड्रग्स के धंधे को रोकना चाहती हैं, वो सब इस समय दाऊद के पीछे हैं। और ये सारी जानकारियां ये साबित करती हैं कि दाऊद इब्राहिम न सिर्फ पाकिस्तान में ही है, बल्कि उसे वहां की सरकार, वहां की सेना और खुफिया एजेंसियों का पूरा समर्थन और सुरक्षा मिली हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन से जुटाई गई इन्हीं जानकारियों के आधार पर आज हम दाऊद इब्राहिम पर यह खुलासा करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां दाऊद इब्राहिम के बारे में हमें मिली हैं, जिनके बारे में दुनिया इससे पहले कभी नहीं जानती थी। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, आप सब जानते हैं। और भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक बार भारत जरूर आए, ताकि हम अपना हमारी जो पूरी की पूरी जो पीढ़ियां हैं जो चाहती थी कि उस मामले में इंसाफ होना चाहिए, हम अपने देश में दाऊद इब्राहिम का ट्रायल करवा सकें। और यही वजह है कि दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और आज इसी आतंकवादी से जुड़े कई बड़े खुलासे हम करने वाले हैं। इसी महीने की 18 तारीख को पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह माना था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में है। पाकिस्तान ने इस नोटिफिकेशन के आधार पर उस पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। और इन आर्थिक प्रतिबंधों के तहत दाऊद इब्राहिम के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर लिए जाएंगे और उस पर बाहर यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में दाऊद इब्राहिम का कराची का पता, उसके बहुत सारे नकली नाम, उसके पासपोर्ट्स की डिटेल्स, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, पाकिस्तान ने आतंकवादियों की ये लिस्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे आप FATF के नाम से जानते हैं, वहां पर पाकिस्तान ने जमा करा दी है। इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल ना हो। अगर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गया तो उस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे, उसे लोन मिलने बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और यह सब क्यों हुआ? संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की
और पाकिस्तान से कहा कि आप इस लिस्ट में जो लोग शामिल हैं उन आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। उस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था और पाकिस्तान को यह कार्रवाई करनी पड़ी। और तब पहली बार यह माना गया कि पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था। लेकिन पाकिस्तान अपने दावे पर 3 दिन भी ठहर नहीं सका और उसने अब यह मानने से इनकार कर दिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। शनिवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन सारी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया और कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान का कहना है कि यह वो लिस्ट है जो उसे यूनाइटेड नेशंस ने सौंपी थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम समेत कई आतंकवादियों के नाम हैं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, यह बात अमेरिका को भी पता है और तभी उसने दाऊद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। यह बात यूनाइटेड नेशंस को भी पता है, इसीलिए दाऊद का नाम यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में भी शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मान लिया है, उस दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तान की अपनी आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवादियों की लिस्ट तैयार करने का काम वहां की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी करती है, लेकिन इस अथॉरिटी की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम है ही नहीं, जबकि पाकिस्तान की यह संस्था वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की देखरेख में काम करती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इमरान खान आज भी दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी नहीं मानते। लेकिन आज हम वो सारे सबूत पाकिस्तान और दुनिया के सामने रखेंगे और दुनिया को यह बताएंगे जो ये साबित करती हैं कि दाऊद इब्राहिम न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि वो वहां और उसका परिवार बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है। आज हम आपको पहली बार दाऊद इब्राहिम का पूरा फैमिली ट्री दिखाएंगे, दाऊद के परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट्स की डिटेल दिखाएंगे, उनकी तस्वीरें दिखाएंगे, उनके पासपोर्ट्स पर लगे वीजा की पूरी जानकारी आपको देंगे। दाऊद और दाऊद के परिवार के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आज आप पहली बार देख पाएंगे और प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी आज आपकी आंखों के सामने होगी। ये सारे सबूत देखने के बाद अब किसी के मन में यह शक नहीं रह जाएगा कि दाऊद और उसका परिवार कराची में है। इसके अलावा आज हम आपको दाऊद के एक बहुत ही स्पेशल रिश्ते के बारे में भी बताने वाले हैं और यही रिश्ता अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दाऊद की जिंदगी में जो लेटेस्ट एंट्री है वो पाकिस्तान की एक अभिनेत्री की है। पाकिस्तान की उस अभिनेत्री के साथ दाऊद का एक स्पेशल रिलेशनशिप है और यह बात भी अब दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चल गई है। दाऊद ने अपने इस रिश्ते को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन आज हम दाऊद की ये पोल भी पूरी दुनिया के सामने खोल देंगे। दाऊद इब्राहिम अगर कहीं भी होगा, अब तक उसे यह खबर लग चुकी होगी कि जी न्यूज पर उसके बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। अब तक उसने अब जी न्यूज का ये टेलीकास्ट देखना शुरू भी कर दिया होगा और अब उसे समझ में आएगा कि उसके लिए पाकिस्तान में अब और ज्यादा दिनों तक छुपे रहना संभव नहीं होगा आज की इस रिपोर्ट के बाद। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर कराची में दाऊद इब्राहिम के घर की तस्वीर है जो हम आपको दिखा चुके हैं। पहले आप दाऊद इब्राहिम के घर की करीब से ली गई ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये सारी तस्वीरें कैमरे से ली गई हैं, उसके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। एरियल व्यू हम आपको दिखा चुके हैं, उसका घर कराची में कहां पर मौजूद है ये भी आप देख चुके हैं। ये कराची के क्लिफ्टन इलाके में मौजूद दाऊद इब्राहिम का वो घर है जिसे वहां व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। सफेद रंग के इसी घर के पास ही दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और नूरा इब्राहिम का भी मकान है। क्लिफ्टन कराची के सबसे महंगे इलाकों में से एक है और इसी इलाके में रशिया का कॉन्सुलेट है। यहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और शॉपिंग मॉल्स भी इस इलाके में मौजूद हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सारी जानकारियां देखने के बाद भी पाकिस्तान अब इस बात से इनकार कर सकता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। अब जो सबूत हम आपको दिखाएंगे उससे पाकिस्तान भी अब इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज हमारे पास कराची और पाकिस्तान में दाऊद और उसके परिवार की प्रॉपर्टी से लेकर उसके बैंक अकाउंट्स तक की पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं और हम ये चुनौती देते हैं दाऊद इब्राहिम को और पाकिस्तान की सरकार को और इमरान खान को कि वो इसमें से एक भी जानकारी को चैलेंज करके दिखाए या इन्हें झूठा साबित करके दिखाए।
लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि दाऊद इब्राहिम के परिवार में कौन कौन है, और पूरा की पूरा परिवार एक ही काम में लगा हुआ है, और वो काम है आतंकवाद का, वो काम है ड्रग्स का, वो काम है मनी लॉन्ड्रिंग का। दाऊद इब्राहिम के परिवार में दाऊद समेत कुल 9 सदस्य हैं, और इनके बारे में आपको दाऊद का फैमिली ट्री देखकर सब कुछ समझ में आ जाएगा। दाऊद का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है और उसकी पत्नी का नाम है महजबीन शेख। दाऊद के बेटे का नाम मोइन नवाज है, उसकी पत्नी का नाम है सानिया मोइन शेख। दाऊद की 3 बेटियां भी हैं, जिनमें पहली बेटी का नाम है महरूद जुनैद मियादाद, जिसकी शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद मियादाद से हुई है। दूसरे नंबर की बेटी का नाम है महरीन, जिसके पति का नाम है औरंगजेब महमूद। दाऊद इब्राहिम की तीसरी बेटी का नाम है माजिया शेख। दाऊद का पूरा परिवार आपने देख लिया। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम शेख दाऊद हसन के नाम से भी ऑपरेट करता है, और पाकिस्तान ने वर्ष 2015 में उसे जो कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC जारी किया था, उसकी डिटेल भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह दाऊद का CNIC नंबर है, जो वहां पर हर नागरिक को जारी किया जाता है। इसका आप डिटेल्स देख सकते हैं, यह उसका नंबर है। पाकिस्तान का CNIC नंबर भारत के आधार कार्ड की तरह नागरिकों का एक पहचान पत्र होता है, और यह दाऊद के पहचान पत्र का नंबर है। दूसरा सबूत दाऊद इब्राहिम का वो पासपोर्ट है जो उसके पाकिस्तान वाले पते पर जारी किया गया है। इस पासपोर्ट की एक कॉपी भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है, और यह पासपोर्ट भी दाऊद हसन शेख के नाम से जारी किया गया है। तीसरा सबूत है दाऊद इब्राहिम की पत्नी महजबीन शेख का पासपोर्ट और कराची में उसके घर की डिटेल्स। महजबीन शेख को जुबीना जरीन के नाम से भी जाना जाता है, और इस समय आपकी स्क्रीन पर दाऊद की पत्नी का पासपोर्ट है। यह पासपोर्ट वर्ष 2015 में जारी किया गया था, और इस पर महजबीन शेख का CNIC नंबर भी लिखा हुआ है। दाऊद की पत्नी दाऊद का कारोबार भी देखती है, और दाऊद अपनी पत्नी के नाम पर ही अपनी काफी फाइनेंशियल गतिविधियां चलाता है। इस पर जो पता दर्ज है वो है D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान। ये उसका पता है। दाऊद इब्राहिम के 32 साल के बेटे मोइन नवाज के CNIC कार्ड की डिटेल्स भी इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। मोइन नवाज अक्सर दुबई और लंदन आता जाता रहता है, और वहां पर वो दाऊद के लिए स्मगलिंग, नारकोटिक्स और हवाला का काम देखता है। हमें ब्रिटेन और अमेरिका में मौजूद हमारे सूत्रों से यह भी पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI मोइन नवाज को ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो दाऊद के कारोबार को दुनिया के अलग अलग देशों में फैला सके, यानी उसे ग्रूम कर रही है। हालांकि दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी उसका एक और करीबी जो है, जिसका नाम आप शायद जानते होंगे, छोटा शकील। छोटा शकील ये नहीं चाहता कि दाऊद का बेटा मोइन नवाज इस काम में कोई दखल दे, इसलिए ISI छोटा शकील और दाऊद के बेटे के बीच बातचीत करवा रही है, और इसके जरिए इस मामले को हल करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम के बेटे और छोटा शकील के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। मोइन ने कुछ समय पहले जिस वीजा पर ब्रिटेन की यात्रा की थी, वो भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह उसका वीजा है जिस पर वो ब्रिटेन गया था, वो भी आप देख सकते हैं। दाऊद इब्राहिम की बहू यानी मोइन नवाज की पत्नी सानिया मोइन शेख भी दाऊद के कराची वाले घर पर ही रहती हैं, और वो लंदन में दाऊद की इन्वेस्टमेंट का काम देखती हैं। सानिया मोइन का ब्रिटेन का वीजा भी इस समय आपके सामने है। इन्हें भी ब्रिटेन ने वीजा दिया हुआ है। दाऊद की 34 साल की सबसे बड़ी बेटी महरूख जुनैद मियादाद का पासपोर्ट, उनका CNIC नंबर और उसका पता भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। महरूख जिस घर में अपने पति के साथ रहती है, उसका पता भी हमारे पास है, और वो है 21/2 6th गिजरी लेन फेज 4 DHA कराची पाकिस्तान। यहां DHA का मतलब है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, और ये हम आपको बता चुके हैं कि इस महंगे और सुरक्षित इलाके में पाकिस्तान के VVIPs और सेना के बड़े अफसर रहते हैं। महरूख ने भी जिस वीजा पर अबू धाबी से ब्रिटेन की यात्रा की, वो आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर जो सबसे बड़ा लूप होल आपको समझ में आएगा वो ये है कि दाऊद इब्राहिम का पूरा परिवार लंदन भी जाता है, दुबई भी जाता है, दुनिया के बाकी देशों में भी जाता है। उसके पास ब्रिटेन का वीजा भी है, और सोचिए इनका कितना इंफ्लुएंस होगा कि दाऊद ने अपने परिवार के लोगों को ब्रिटेन का वीजा तक रुकने नहीं दिया।
एक आम आदमी अगर किसी वीजा के लिए अप्लाई करता है तो आप जानते हैं कितनी स्क्रूटनी होती है, कितनी मुश्किल से वीजा मिलता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम के परिवार के लोगों को कोई चिंता नहीं है, उनके पास उन्हें बड़े आराम से ये सारे वीजा मिल जाते हैं, नकली पासपोर्ट बन के घर पे आ जाते हैं। महरूख का 38 साल का पति जुनैद मियादाद भी इसी पते पर रहता है जो हमने आपको बताया, और वो भी डी कंपनी का कारोबार देखता है। यानी अब दाऊद इब्राहिम ने जावेद मियादाद के बेटे को भी अपने कारोबार में शामिल कर लिया है। जुनैद की दिलचस्पी यानी जावेद मियादाद के इस बेटे की दिलचस्पी सोचिए, क्रिकेट में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, राजनीति में नहीं है। जुनैद की दिलचस्पी ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में, दिल वहां लगा हुआ है। और दामाद होने के नाते दाऊद इब्राहिम ने जुनैद को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, और इसीलिए दाऊद के बेटे मुईन और जुनैद के बीच में भी आजकल रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। दाऊद के दामाद जुनैद के पासपोर्ट की डिटेल्स भी इस समय आप देख रहे हैं, वही जुनैद जो मशहूर क्रिकेटर जावेद मियादाद का बेटा है। दाऊद के दूसरे नंबर की बेटी महरीन महमूद की उम्र 33 वर्ष है, और वो अपने पति औरंगजेब के साथ कराची के जिस पते पर रहती है वो है हाउस नंबर 64, फेज 6, DHA, कराची, पाकिस्तान। इन दोनों के पासपोर्ट की डिटेल्स भी हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। दाऊद की सबसे छोटी बेटी माजिया शेख की उम्र 23 साल है, और वो दाऊद इब्राहिम के साथ ही कराची वाले इसी एड्रेस पर रहती है। माजिया के नाम से जुलाई 2015 में जो पासपोर्ट जारी किया गया था उसकी डिटेल्स देखकर आप समझ जाएंगे कैसे दाऊद इब्राहिम बड़े ऐशो आराम के साथ वर्षों से कराची शहर में रह रहा है, और उसके परिवार के पाकिस्तान में होने के सभी सबूत आज दुनिया के सामने पहली बार आ गए हैं। आज हम दाऊद के ऊपर इतनी तैयारी के साथ आए हैं, आप हमसे कोई भी डिटेल्स मांगिए, कोई भी जानकारी मांगिए और हम आपको दे सकते हैं। अब आप दाऊद इब्राहिम की पत्नी मेहजबीन शेख, उसकी बेटियों महरीन और महरूख और बेटे मुईन नवाज की वो बैंक डिटेल्स देख लीजिए जिनसे यह साबित होता है कि दाऊद इब्राहिम के परिवार के बैंक अकाउंट्स खुलेआम कराची के ही 15 से ज्यादा बैंक्स में हैं। इन सब के अकाउंट नंबर्स इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, और उसकी एक कॉपी मेरे हाथ में भी है। और इसमें कुछ बड़े बड़े बैंक शामिल हैं जहां पर दाऊद के परिवार के अकाउंट्स हैं। इसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शामिल है, इसमें दुबई इस्लामिक बैंक शामिल है, इसमें पाकिस्तान के कुछ बड़े बैंकों के नाम लिखे हुए हैं। ABL का नाम है, अल बराका बैंक लिमिटेड, अलाइड बैंक इनके नाम शामिल हैं, अस्करी बैंक लिमिटेड ये एक नाम है, हबीब बैंक लिमिटेड है, हबीब मेट्रोपॉलिटन है, HMB, NIB बैंक, सिल्क बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अल हबीब, ये सारे बैंकों में दाऊद इब्राहिम के ये सारे अकाउंट्स मौजूद हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। और अब जो आप देख रहे हैं ये दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार के लोगों की प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही हैं। ये प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी आप देख लीजिए, ये भी दाऊद के परिवार की प्रॉपर्टीज हैं, कहां कहां पर फैली हुई हैं वो कंपनी, उनका पूरा जो डिटेल्स हैं वो सारी इस समय आपके पास हैं। और अगर मैं कुछ आपके लिए पढ़ूं तो इसमें प्रॉपर्टी के जो डिटेल्स हैं इनमें इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद, कराची, इस्लामाबाद, क्लिफ्टन, कराची, और इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी इसमें एमिरेट्स हिल्स दुबई में बताई गई है। इसके अलावा कराची में ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसमें दिखाई गई हैं, इस्लामाबाद में इनकी प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं। फिर इनका है प्लॉट नंबर 1620 पाम जुमेरा कम्युनिटी दुबई, पाम जुमेरा कम्युनिटी दुबई में इनका एक प्लॉट है। फिर मोइन नवाज फ्लैट नंबर 19 हाइड पार्क प्लेस लंदन, यानी हाइड पार्क प्लेस लंदन में भी इनकी प्रॉपर्टी है। और ये सारी अगर आप देखेंगे लिस्ट, ये लिस्ट जो है उस बड़ी लिस्ट का हिस्सा है जिसमें इनके परिवार की तमाम प्रॉपर्टीज दुनिया भर में जो इन्होंने ली हैं उनकी सूची बनाई गई है। तो इसके बाद आप सोचिए कि क्या बचा है। सब कुछ दुनिया के सामने आज उजागर हो गया।
अब पाकिस्तान को यह मानना पड़ेगा कि उसने ही दाऊद इब्राहिम को छुपा कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारी जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उनको पता है, उनके पास ये सारी जानकारी है। और इमरान खान ने अभी तक भारत से झूठ बोला, दुनिया से झूठ बोला, यूनाइटेड नेशन से झूठ बोला, अमेरिका से झूठ बोला, ब्रिटेन से झूठ बोला, दुनिया भर से झूठ बोला कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं रहता। यह वैसा ही झूठ है जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान इससे पहले भी बोलता रहा है। आपने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों के बारे में कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को क्रिकेट का बड़ा शौक है और दाऊद इब्राहिम को फिल्मों का बड़ा शौक है। जब तक दाऊद इब्राहिम की भारत में चलती थी और भारत के फिल्म उद्योग में चलती थी, तब तक आपको याद होगा दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का पैसा फिल्मों में लगाया करता था। हमारे भारत में भी जो फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े कलाकार, जो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां और अभिनेता दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड के करीबी हुआ करते थे, उनकी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड पैसा लगाता था और उन्हें ही बड़ा अभिनेता या बड़ी अभिनेत्री बनाया जाता था। आपने यह भी देखा होगा कि दाऊद इब्राहिम के घर पर दुबई में एक जमाना था जब भारत के बहुत सारे फिल्म स्टार्स उसके घर जाया करते थे, उसके घर फंक्शंस में जाया करते थे, उसके फंक्शंस में नाचते थे जाकर। किसी जमाने में दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड पर इतना प्रभाव था, वो ना सिर्फ फिल्मों में पैसा लगाता था बल्कि उनके कहने पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उसके घर में होने वाली पार्टीज में जाते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जाकर भी दाऊद का ये शौक खत्म नहीं हुआ है। अब भारत में तो दाऊद से कोई बात नहीं कर सकता, अब भारत में स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्थिति वही है और इसकी शुरुआत होती है। आज हम आपको जो एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं, दाऊद इब्राहिम को गुस्सा तो बहुत आएगा, दाऊद इब्राहिम को परेशानी भी बहुत होने वाली है आज की इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि अब जो बात मैं कहने वाला हूं ये दाऊद इब्राहिम को बहुत चुभेगी, क्योंकि ये बात जो खबर हम आपको बताने वाले हैं ये उसकी निजी जिंदगी से संबंधित खबर है। और उसकी निजी जिंदगी में हम इसलिए घुस रहे हैं, इसलिए प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने हमारे देश के सैकड़ों परिवारों को बर्बाद किया है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने हमारे देश में सैकड़ों हजारों हत्याएं करवाई हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने हमारे सैकड़ों हजारों परिवारों को आज इस कदर बर्बाद किया कि उनकी आने वाली पुश्तें भी दाऊद इब्राहिम का इंतजार करेंगी। इसलिए दाऊद इब्राहिम के पर्सनल स्पेस में घुसने में भी आज हमें कोई परहेज नहीं होगा। इसे जर्नलिज्म के रूल्स के खिलाफ तो माना जाएगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। इसलिए आज हम भी थोड़ी देर के लिए कुछ नियम कानून तोड़ रहे हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का परेशान होना बहुत जरूरी है। और अब हम दाऊद इब्राहिम के निजी जीवन में प्रवेश करते हैं और उसके जीवन में जो नया स्पेशल रिश्ता शुरू हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि यही इस समय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो इसी रिश्ते को पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है और छुपाता आया है। आज पहली बार उसके इस नए रिश्ते का खुलासा पूरी दुनिया के सामने होगा और इसके बाद दाऊद इब्राहिम घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस रिश्ते की शुरुआत होती है वर्ष 2019 से, जब पाकिस्तान की फिल्मों में काम करने वाली वहां की एक अभिनेत्री को वहां एक बहुत बड़े नागरिक सम्मान तमगा-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया। इस अभिनेत्री का नाम है महविश हयात। 37 वर्ष की महविश हयात को कुछ वर्ष पहले तक पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता था, लेकिन आज की तारीख में वो पाकिस्तान की मीडिया और वहां की ग्लैमर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। 2019 में जब महविश को तमगा-ए-इम्तियाज दिया गया, जो वहां के राष्ट्रपति देते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया कि एक अनजान और बहुत ही औसत दर्जे की अभिनेत्री ने ऐसा आखिरकार क्या कर दिया कि उसे पाकिस्तान का इतना बड़ा सम्मान दे दिया गया। इसके बाद एक वेब पोर्टल पर यह खबर भी छपी जिसमें लिखा गया था कि महविश को यह सम्मान दिए जाने से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत हैरान है। इसमें आगे लिखा था कि क्या महविश को तमगा-ए-इम्तियाज इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने वाकई में फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना काम किया है, इतना योगदान दिया है कि उन्हें यह अवार्ड दिया जाए, यह सम्मान दिया जाए, या फिर इसलिए क्योंकि उनके संबंध कराची में रहने वाले किसी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति से हैं, जो कि पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई का बहुत करीबी है। यानी
ये इतना बड़ा सम्मान पाकिस्तान का इस अभिनेत्री को कैसे मिला, लोग इस पर हैरान थे उस समय। इस खबर के बाद जब महविश को ट्रोल किया गया तो महविश ने इसका विरोध किया और इसे अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश बताया। अब आप खुद सोचिए, इस समय पाकिस्तान के कराची में रहने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो कौन हो सकता है जो महविश को भी इतना बड़ा अवार्ड दिलवा सकता है और उसके पूरे करियर को एक अलग मुकाम तक ले जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसका प्रभाव पाकिस्तान की सरकार पर हो, सेना पर हो, खुफिया एजेंसियों पर हो और वहां की फिल्म इंडस्ट्री पर हो। हमें यह भी पता चला कि दाऊद इब्राहिम इन दिनों पाकिस्तान की इसी फिल्म अभिनेत्री के साथ लगातार संपर्क में है और यह अभिनेत्री ही आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम की सबसे बड़ी कमजोरी है और यह कमजोरी आज आपके सामने है। महविश हयात ने अपने करियर की शुरुआत में एक आइटम नंबर किया था और कहा जाता है कि इसी के बाद वो लाइमलाइट में आई और आरोप है कि कराची के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में रहने की वजह से आज महविश को बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनका रुतबा बहुत बढ़ गया है और महविश का सरकार में भी दखल अब लगातार बढ़ रहा है। अब सच क्या है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। महविश इससे पहले 2009 के आसपास अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की जो टीवी इंडस्ट्री है उसकी एक औसत अभिनेत्री हुआ करती थी जिसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर अचानक कुछ वर्षों के बाद महफिज ने वहां की एक फिल्म में आइटम सॉन्ग किया, एक आइटम नंबर किया। वो आइटम नंबर काफी मशहूर हुआ और उसके बाद से महविश को बड़ी बड़ी फिल्में अचानक मिलने लगी और महविश चारों तरफ नजर आने लगी। और अब जब से महविश दाऊद इब्राहिम के जीवन में आई है, अब महविश के जीवन में बाहर ही बाहर है, काम की कोई कमी नहीं, बड़ी फिल्में मिल रही हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, बड़े बड़े असाइनमेंट्स उसे मिल रहे हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड में दाऊद का नाम आने से एक बात साफ है कि दाऊद पहले की तरह आज भी फिल्मी दुनिया में बहुत प्रभाव रखता है। उसका यह बहुत बड़ा शौक है, उसे फिल्मों का बहुत शौक है, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से दोस्ती करने का उसे बहुत शौक है और अगर कोई उसे पसंद आ जाए या उसका करीबी बन जाए तो वो उसे कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। पाकिस्तान के दूर संचार मंत्री फवाद चौधरी ने कुछ समय पहले महविश को तमगाए इम्तियाज मिलने पर क्या कहा था, आज आपको सुनना चाहिए और फिर हम आपको सारी बात अपने आप खुद समझ में आ जाएगी। फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? एक्ट्रेस पाकिस्तान में ओवरऑल देखें, फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखें तो वो तो बदलती रहती हैं। हमारे जो पाकिस्तान में जो है वो महविश हयात जो है वो बड़ी जबरदस्त हैं जी, उन्हें अवार्ड भी दिया गया। उनको तमगा जो था वो सिर्फ इसलिए मैंने रिकमेंड किया था। पूरी कौम ये समझती रही है कि वो नईमुल हक की वजह से उनको ये अवार्ड मिला था, लेकिन आज पता चल गया सबको कि ये अवार्ड आपकी वजह से था। मैं तो फ्रेंकली उनको जानता भी नहीं था। मैं पहली दफा उनको मिला उस दिन जब अवार्ड सेरेमनी थी, बट इसलिए मैंने उनको तमगा दिया था। देखें, 1 बिलियन रुपीस का उनका 3 फिल्मों ने जो है वो बिजनेस किया। तो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उन्हीं के कहने पर महविश हयात को तमगाए इम्तियाज दिया गया था, जबकि वो उनसे सिर्फ एक बार मिले थे और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। पाकिस्तान में जी न्यूज देखने वालों की कमी नहीं है। आज भी जी न्यूज को वैसे तो पाकिस्तान की सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, वहां देख नहीं सकते, लेकिन हम ये जानते हैं पाकिस्तान में आज भी हमें देखने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है और इस समय पाकिस्तान के बहुत सारे दर्शक हमें अभी देख रहे होंगे। इस समय हमें यह भी पूरा यकीन है कि दाऊद इब्राहिम तक भी अब तक खबर पहुंच चुकी होगी। दाऊद इब्राहिम भी इस समय हमें जरूर देख रहा होगा। लेकिन इस अभिनेत्री के बारे में अगर आप चाहें तो पाकिस्तान में किसी से कंफर्म करके देखिए, यह अभिनेत्री ने ऐसा क्या किया है पाकिस्तान में, वहां के मीडिया में इसका क्या ऐसा योगदान है कि वहां के राष्ट्रपति ने इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा सम्मान इस अभिनेत्री को दिया है। किसके कहने पर दिया है और कौन इस अभिनेत्री के करियर को इस समय चमका रहा है, आज हमने आपको बता दिया। उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का पूरा परिवार इस बात को जानता है कि आजकल वो किस फिल्मी अभिनेत्री के साथ ज्यादा समय बिताता है। दाऊद इब्राहिम के जितने करीबी लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन इस रिश्ते को दाऊद इब्राहिम ने इतना बचाकर रखा है, इतना दबाकर रखा है कि अगर आप इंटरनेट पर कितना भी सर्च कर लें आपको इस रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में भी
किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज पहली बार जी न्यूज पर दाऊद इब्राहिम के इस नए रिश्ते का खुलासा हम पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं और दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज को हमारी ये चुनौती है कि ये सारी डिटेल्स के बाद अब दाऊद इब्राहिम को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और अब ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है जब भारत की ही सिक्योरिटी एजेंसीज दाऊद इब्राहिम तक पहुंच जाएंगी। दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है और भारत के राजकोट से दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर की दूरी सिर्फ 480 किलोमीटर है। अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यह तय करना है कि 480 किलोमीटर की दूरी वो कब तय करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद दाऊद को आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। और मजे की बात यह है कि अगर भारत राजकोट से अपनी एक अग्नि मिसाइल दाऊद के घर पर छोड़ भी दे तो यह मिसाइल सिर्फ 3 मिनट में दाऊद के घर पर जाकर गिरेगी और 3 मिनट में दाऊद इब्राहिम का खेल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज सवाल यही है कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर दाऊद इब्राहिम उसके अंजाम तक उसे पहुंचाने के लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। तो आज आपको यह खबर दिखाने के हमारे 2 मकसद हैं। पहला, भारत के लोगों को अपनी शक्ति पूरी दुनिया को बतानी होगी। उसके लिए हमने आपको एक हैशटैग दिया है, दाऊद कॉट इन पाकिस्तान। आज के बाद पाकिस्तान और इमरान खान कभी यह कह नहीं पाएंगे कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि अब एक एक सबूत हम आज लेकर आए हैं, तस्वीरें लेकर आए हैं। और अगर कोई भी खुफिया एजेंसी दुनिया की चाहे तो हमने जिन जिन किरदारों के आज नाम लिए हैं, चाहे तो इनसे पूछताछ कर सकते हैं। इन पासपोर्ट्स को चेक कर लीजिए, इन वीजा को चेक कर लीजिए। उस अभिनेत्री जिसका हमने नाम लिया है उससे पूछताछ होनी चाहिए, वो अपने आप बता देगी कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है। और आज के जमाने में जब सर्विलांस के इतने बड़े बड़े आज तरीके मौजूद हैं, अमेरिका की एजेंसी, भारत की एजेंसी ये चाहें तो एक दिन में पता कर सकती हैं कि दाऊद इब्राहिम कहां पर छुपकर बैठा हुआ है। तो पहला मकसद हमारा यह है कि भारत के लोग एक बार फिर से अपनी शक्ति दिखाएं और इस बार दाऊद इब्राहिम को पकड़कर ही हम दम लेंगे। और दूसरा मकसद आज का यह है कि दुनिया भर की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशंस जैसी जो बॉडी है, अमेरिका जैसी जो सरकारें हैं, उन सबको यह पता चलना चाहिए सबूतों के साथ कि दाऊद इब्राहिम आज भी, जो भारत का इतना बड़ा गुनहगार है, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, वो आज भी कराची में इस घर में छुपा हुआ है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस घर में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां उसे सुरक्षा दे रही हैं, पाकिस्तान की फिल्मी अभिनेत्री उसका मनोरंजन कर रही है, पाकिस्तान के बैंक्स में उसके अकाउंट हैं और दुनिया भर में उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इंतजार किस बात का है? अब किस बात का इंतजार है? दुनिया की एजेंसीज चाहें तो 24 घंटे के अंदर दाऊद इब्राहिम को इस लोकेशन से जो आपकी स्क्रीन पर है, चाहें तो अभी के अभी उठा सकती हैं, अभी के अभी अरेस्ट कर सकती हैं। और इसके लिए उन्हें इमरान खान पर दबाव डालना होगा और यह दबाव भारत के 135 करोड़ लोग अपने आप डाल देंगे और पूरी दुनिया को इस बात का पता चल जाएगा कि भारत के लोग कितना डेस्परेटली दाऊद इब्राहिम का भारत आने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप सब अब 2 चीजों का इंतजार कीजिए। या तो दाऊद इब्राहिम एक दिन हमारे देश में आएगा, आप सबके सामने आएगा, भारत के न्यूज चैनल्स पर हथकड़ी लगी उसकी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, भारत की अदालतों में उसकी पेशी होगी और एक दिन आप ये खबर अखबार में पढ़ पाएंगे, न्यूज चैनल पर देख पाएंगे कि दाऊद इब्राहिम को फांसी की सजा सुना दी गई। हालांकि तब भी हमारे देश के कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे इस आतंकवादी को भी बचाने के लिए, यह भी आप याद रखिएगा। और दूसरी बड़ी बात यह भी हो सकती है कि कुछ दिनों के बाद आपको दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की खबर मिले। दोनों ही खबरों के पीछे हमारी आज की इस रिपोर्ट को आप याद रखिएगा। अब हम 4 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको कांग्रेस के परिवारवाद के बारे में बताएंगे और यह बताएंगे कि कैसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में 7 घंटे तक चले मंथन के बाद भी सिर्फ यह फैसला हुआ कि सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा
थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश। तो आज एक बहुत बड़ा खुलासा हमने आपके सामने और दुनिया भर के सामने किया है, और वो है दाऊद इब्राहिम के बारे में। दाऊद इब्राहिम आज जहां भी होगा, कहां होगा ये तो हमने आपको बता दिया। अब तक दाऊद इब्राहिम तक ये खबर पहुंच गई होगी कि जी न्यूज़ पर उसके बारे में ये खबर चल रही है, और दाऊद इब्राहिम का काम अब तमाम हो चुका है। क्योंकि आज इतने सबूत आ गए हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में कि अब दाऊद इब्राहिम या इमरान खान या पाकिस्तान की सेना के लिए असंभव है इस आदमी को वहां एक दिन भी छुपाकर रखना। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दाऊद इब्राहिम की लेटेस्ट तस्वीर है। आजकल दाऊद इब्राहिम ऐसा दिखता है। हमने आपको अभी एक हैशटैग दिया दाऊद इब्राहिम के बारे में, और वो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, दाऊद कॉट इन पाकिस्तान। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस समय ये हैशटैग दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, भारत में ट्रेंड कर रहा है। भारत के लोग दाऊद को किसी भी कीमत पर अपने देश में देखना चाहते हैं। भारत के लोग चाहते हैं कि दाऊद भारत की अदालतों से
अपने लिए रहम की भीख मांगे। यह भारत की इस पीढ़ी का सपना है। यह सपना देखते देखते यह पीढ़ी बड़ी हुई है कि एक दिन दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाएगा और एक दिन भारत की अदालतों में, भारत की पुलिस के सामने रहम की भीख मांगेगा। और आज ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दाऊद इब्राहिम के घर की बाउंड्री वॉल के ऊपर जो पिकेट बनी हुई है सुरक्षा के लिए, उसकी तस्वीर है। ये उसकी दूसरी बाउंड्री वॉल है जहां वो रहता है। ये सारी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान ने अपने नोटिफिकेशन में दाऊद इब्राहिम के अलावा जिन 87 आतंकवादियों का नाम का जिक्र किया था, और यह नोटिफिकेशन आया है यूनाइटेड नेशंस से, जो सूची आई है पाकिस्तान के पास, उसमें दाऊद इब्राहिम के अलावा हाफिज सईद का नाम है, हमारे पुराने दोस्त, मसूद अजहर का नाम है, उनका नाम भी आप जानते होंगे, जकीर और रहमान लखवी, ऐसे तमाम आतंकवादियों के नाम भी दाऊद इब्राहिम के साथ यूनाइटेड नेशंस की उस लिस्ट में शामिल हैं जो पाकिस्तान को भेजी गई है। और पाकिस्तान को अब मजबूरी में इन सारे आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर उसने नहीं की तो पाकिस्तान का सारा लोन रुक जाएगा और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है पहले ही इतनी खराब है, इसके बाद पाकिस्तान सड़कों पर आ जाएगा। यह बड़ा खुलासा हमने किया। आपको प्रॉपर्टीज की पूरी लिस्ट दिखा दी, बैंक अकाउंट्स की पूरी लिस्ट दिखा दी, उसके परिवार के एक एक व्यक्ति का पासपोर्ट दिखा दिया, उनका वीजा दिखा दिया, कहां कहां जाते हैं, कब कब जाते हैं, सब दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात, आज दाऊद इब्राहिम के निजी जीवन में भी आज हम घुस गए हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जैसा अपराधी, शातिर अपराधी, किसी डिस्काउंट की उम्मीद उसे नहीं करनी चाहिए हमसे। ये बहुत बड़ा आज हमने फैसला लिया, क्योंकि निजी जीवन में हम किसी के आमतौर पर जाते नहीं है, ये उसका निजी मामला है। लेकिन अब ये निजी मामला नहीं है, ये मामला भारत का भी मामला है। इसलिए आज हमने आपको पाकिस्तान की एक अभिनेत्री जिसका नाम है महविश हयात, उसके साथ दाऊद इब्राहिम के रिश्तों के बारे में बताया। पिछले साल 23 मार्च को इस अभिनेत्री को तमगा-ए इम्तियाज सम्मान दिया गया है। 23 मार्च को पाकिस्तान डे होता है और यह सम्मान किसे दिया जाएगा, इसकी घोषणा 14 अगस्त को की जाती है, जिस दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब आप सोचिए, महविश को दिया गया सम्मान कितना महत्वपूर्ण है कि उसे पाकिस्तान में यह सम्मान दिया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सम्मान महविश को पाकिस्तान के राष्ट्रपति दे रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात। दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते जिस अभिनेत्री के हैं, उसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति वहां का एक बहुत बड़ा सम्मान तमगा-ए इम्तियाज दे रहे हैं। किस आधार पर? और पाकिस्तान के लोग भी जो इस समय हमें देख रहे हैं, वो भी इस बात से हैरान हैं कि इस अभिनेत्री ने ऐसा क्या किया है कि इसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति से इतना बड़ा पुरस्कार मिल सके। जैसा हमने आपको बताया, 2009 और 10 के आसपास ये पाकिस्तान टीवी पर एक छोटी मोटी अभिनेत्री हुआ करती थी, और उसके बाद अचानक पिछले 3 साल से इस अभिनेत्री के जीवन में एक ऐसा जंप आया है। अचानक ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में इसे मिल रही हैं, ऐसे बड़े बड़े इसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, और आज की तारीख में ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम बन गई है, क्योंकि इसके पीछे दाऊद इब्राहिम की ताकत आकर खड़ी हो गई है, और दाऊद इब्राहिम इसके लिए सब कुछ मैनेज कर रहा है। यह वो रिश्ता है जिसे दाऊद इब्राहिम ने अब तक हर कीमत पर छुपा कर रखा था। इसलिए आज दाऊद इब्राहिम जी न्यूज से बड़ा नाराज होगा, आज हमसे बड़ा नाराज होगा, आज अब तक गुस्से में दाऊद इब्राहिम उबल रहा होगा, क्योंकि आज हमने जहां दाऊद इब्राहिम के जिस जगह पर सबसे ज्यादा उसे दर्द होता है, आज हमने वहां उसे छुआ है। इसलिए दाऊद कॉट इन पाकिस्तान आज का हैशटैग है। इसे और बढ़ाइए और इसे इतना बड़ा कर दीजिए कि दुनिया में, हर देश में, दुनिया की हर सरकार और दुनिया की हर एजेंसी को यह पता चल जाए कि दाऊद इब्राहिम आखिरकार पकड़ा गया। अब अपने देश की खबर। आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी खबर है वो आ रही है देश की कांग्रेस पार्टी से, जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी है। सबसे बड़ी खबर यह है यहां की कि सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। यानी आज सुबह
अध्यक्ष पद से सोनिया गांधी के इस्तीफे की पेशकश और कांग्रेस में बदलाव की बड़ी बड़ी बातें शाम होते होते सिर्फ एक दिखावा साबित हुई एक बार फिर से। और 7 घंटे के मंथन के बाद भी कांग्रेस परिवारवाद के पंजे से बाहर नहीं निकल पाई। हालांकि इस बीच सोनिया गांधी ने यह जरूर कहा कि वो इस पूरे घटनाक्रम से बहुत आहत हैं और जो हो गया सो हो गया। क्यों आहत हैं? क्योंकि उनसे उनकी पार्टी के लोगों ने इस्तीफा मांग लिया, क्योंकि सोनिया गांधी को एक चिट्ठी के जरिए सच बता दिया गया, सोनिया गांधी को आईना दिखा दिया गया, गांधी परिवार को यह बता दिया गया कि कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है, गांधी परिवार को हट जाना चाहिए। जैसे ही यह बताया सोनिया जी आहत हो गई। लेकिन क्या वाकई इस घटनाक्रम के बाद जो हो गया सो हो गया कहकर मामले की गंभीरता से छुटकारा पाया जा सकता है? नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब यह बात नहीं चलेगी। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद देश के लोगों ने कितना गुस्सा दिखाया। वो गुस्सा यह साबित करता है कि अब यह देश परिवारवाद को, नेपोटिज्म को किसी भी कीमत पर सहने के लिए तैयार नहीं है। फिर यह परिवारवाद चाहे फिल्मों में हो, खेल की दुनिया में हो या फिर राजनीति में हो। पिछले 2 महीनों में अगर आपको एक बात समझ में आई हो देश के मूड के बारे में, तो वो ये है कि ये नया भारत परिवारवाद के खिलाफ है। ये नया भारत सेल्फ मेड नेताओं को देखना चाहता है, सेल्फ मेड एक्टर्स को देखना चाहता है, सेल्फ मेड खिलाड़ियों को देखना चाहता है। इनके जो नायक हैं वो किसी बड़े खानदान के नहीं हो सकते, वो सेल्फ मेड लोग होंगे। और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी आपने देखा होगा कि ये पूरा की पूरा देश, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग परिवारवाद की वजह से टिके हुए हैं, ऐसे तमाम कलाकारों के खिलाफ इतना गुस्सा पहले इस देश ने कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि देश की 135 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ में नहीं आई, वो भी तब जबकि पार्टी के अंदर ही परिवारवाद को लेकर इतना गुस्सा बढ़ रहा है। कांग्रेस ने वर्ष 1947 में देश को अंग्रेजों से तो आजाद करा लिया, लेकिन 73 वर्षों में कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी को परिवारवाद से आजाद नहीं करा पाए। इसलिए हमें लगता है कि अब कांग्रेस के ही नेताओं को इस दिशा में खुद आगे आना होगा और परिवारवाद से कांग्रेस को मुक्त कराने के लिए एक नया स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस के अंदर चलाना होगा। आज हम कांग्रेस के लिए जरूरी इसी स्वतंत्रता आंदोलन को आधार बनाकर राजनीति में परिवारवाद का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि परिवारवाद ही इस पूरे संकट के पीछे असली जड़ है। 15 दिन पहले कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव करने की मांग की गई थी। ये चिट्ठी लिखने वाले कुछ बड़े नेताओं के नाम हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, और भी इसमें बहुत सारे सांसद मौजूद हैं, बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इस समय के मुख्यमंत्री सब शामिल हैं। आप कांग्रेस पार्टी के 23 सबसे बड़े नेताओं के बारे में जब आप सोचेंगे, ये लिस्ट उनकी है, ये सब लोग इन्होंने इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस के इन 23 बड़े नेताओं की चिट्ठी में जो 5 बड़ी बातें कही गई, उनमें पहली यह थी कि कांग्रेस पार्टी में नीचे से ऊपर तक बदलाव होने चाहिए। दूसरी बात थी कांग्रेस पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव करे, यानी फुल टाइम अध्यक्ष कांग्रेस का होना चाहिए, और पार्टी की लीडरशिप प्रभावी तरीके से काम करे। अब यह पार्ट टाइम लीडरशिप नहीं चलेगी। अब यह नहीं चलेगा कि आज आपका मन है तो आप पार्टी के किसी दफ्तर में चले आए टहलते हुए, आज आपका मन नहीं है तो आप विदेश में छुट्टी मनाने के लिए चले गए। एक दिन आप नेता बन जाते हैं, दूसरे दिन आप टूरिस्ट बन जाते हैं। तीसरी बात यह लिखी थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव होने चाहिए। किसी परिवार की मेहरबानी के आधार पर किसी को वर्किंग कमेटी में स्थान नहीं मिलना चाहिए। चिट्ठी में चौथी बात थी ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर भी चुनाव कराए जाएं। पांचवी बात यह थी कि बीजेपी के खिलाफ एक नए मोर्चे का गठन किया जाए, जिसमें पूर्व कांग्रेसी नेता और ऐसी पार्टियां हों जो बीजेपी का विरोध करती हों। कुल मिलाकर इस चिट्ठी के पीछे जो लब्बो-लुबाब है वो ये है कि पार्टी के लोग, पार्टी के नेता ये चाहते थे कि इस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था आए, लोकतंत्र हो और यह पार्टी एक खास परिवार के चुंगल से आजाद हो जाए। इसके बाद गांधी परिवार के करीबी नेताओं ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधियां मान लिया और इन 23 नेताओं का विरोध शुरू कर दिया। दोनों तरफ से चिट्ठियां आने लगी, उधर से दूसरी चिट्ठियां आने लगी कि ये सारे लोग जो हैं ये पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। पार्टी में विद्रोह के स्वर सुनकर जल्दबाजी में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें इस चिट्ठी के आधार पर सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की।
इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और ए.के. एंटनी जैसे कांग्रेस के बड़े और वफादार नेताओं ने परिवार के वफादार नेताओं ने यह अपील की कि सोनिया गांधी को ही इस पद पर बने रहना चाहिए। ए.के. एंटनी ने उन 23 नेताओं को भी बड़ी खरी खोटी सुनाई जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि वो परिवार के सबसे वफादार नेताओं में माने जाते हैं। इसलिए अब दो तरह के वफादार हैं कांग्रेस पार्टी में, एक वो जो परिवार के वफादार हैं और एक वो जो पार्टी के वफादार हैं। इसका असर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद नैतिक आधार पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राहुल गांधी को यह बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के इन 23 नेताओं के खिलाफ काफी कुछ बुरा भला कहा, मोर्चा खोल दिया और यहां तक कह दिया कि ये नेता बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि जब उनकी मां बीमार थी और अस्पताल में थी और राजस्थान में इतना बड़ा सियासी संकट चल रहा था, ऐसे समय में ऐसी चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी। यह अनावश्यक चिट्ठी थी और इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। आपको याद होगा, देश में जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारें हुआ करती थी, तब अगर देश में कोई भी समस्या पैदा होती थी तो उसका दोष विदेशी ताकतों पर डाल दिया जाता था। क्या कहा जाता था? इसके पीछे विदेशी ताकत है। और अब कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के अंदर जो भी उसे दोष नजर आ रहा है, उसका सारा दोष बीजेपी पर डाल रही है कि बीजेपी ऐसा करवा रही है। उन्हें आत्ममंथन करना होगा और देखना होगा कि उनकी पार्टी के अंदर क्या समस्या है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने बोलना शुरू किया और चिट्ठी के कुछ हिस्से पढ़ने के बाद राहुल गांधी के आरोपों से नाराज होकर अपने इस्तीफे की पेशकश की, गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता ने। इसके बाद कपिल सिब्बल का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एक ट्वीट करके अपना गुस्सा निकाला और लिखा कि हमने 30 वर्षों में कभी बीजेपी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया, कांग्रेस के पक्ष में सारे बड़े बड़े काम किए, फिर भी हमने बीजेपी से सांठगांठ की। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में अफरा तफरी मच गई, ऐसा लगा जैसे विद्रोह हो जाएगा। कांग्रेस के लिए मीडिया को मैनेज करने वाले नेताओं ने सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया और कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, मीडिया गलत जानकारियां चला रहा है, गलत खबरें चला रहा है। और इसके बाद कपिल सिब्बल का गुस्सा कुछ शांत हुआ, फिर उन्होंने एक नया ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात की है और राहुल गांधी ने उन्हें यह बताया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके बाद कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन सिर्फ ट्वीट डिलीट हुआ है, आज जो कुछ हो चुका, मन की जो भावनाएं हैं वो डिलीट नहीं हो सकती। ट्वीट डिलीट करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था और ये 23 नेता पार्टी में परिवारवाद के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। फिर भी तमाम मंथन के बावजूद सोनिया गांधी ने फिलहाल अध्यक्ष का पद छोड़ा नहीं और इसका फैसला CWC की अगली मीटिंग तक टाल दिया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया और कांग्रेसी नेताओं से साथ आकर, मिलकर, एकजुट होकर एक परिवार की तरह आगे बढ़ने को कहा है। तो यह सब कुछ आज हुआ और कांग्रेस पार्टी में बड़ी अजीब सी बात है। सोनिया गांधी इस्तीफा देती हैं तो उनके बेटे अध्यक्ष बन जाते हैं राहुल गांधी, फिर राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो उनकी मां वापस सोनिया गांधी अध्यक्ष बन जाती हैं। परिवार में यही सब चलता रहता है। कांग्रेस के नेताओं को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस किसी खानदान की पार्टी नहीं है। आज हम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को कुछ बताना चाहते हैं कि कांग्रेस कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वो नेहरू और महात्मा गांधी के सामने टिक नहीं पाए। एक समय में जब कांग्रेस के नेता सरदार पटेल को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते थे तो जवाहरलाल नेहरू को इस पद पर बैठा दिया गया, सरदार पटेल को दबा दिया गया, उन्हें अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, भारत की राजनीतिक पार्टियों में भी लोकतंत्र होना ही चाहिए। लोकतंत्र में सब बराबर होते हैं। राजे रजवाड़ों का जमाना जा चुका और लोकतंत्र में सबको खुलकर अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता क्यों ना हो। समय आ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को बनाया जाए, जो कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता चाहते हैं। अब कांग्रेस के नेताओं को इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही गांधी परिवार है। कांग्रेस के इस परिवार ने अपनी पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं जो सदा ऐसे ही बनी रहेगी। कांग्रेस ने देश को अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकाला और आज कांग्रेस के नेताओं को अपनी इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलना होगा। अगर कांग्रेस के नेता ऐसा करेंगे तो पूरा देश उनके साथ जरूर आएगा। इसलिए आज से और अभी से कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी के अंदर ही एक नए स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। और यहां हम आपको एक बार फिर से
तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि दाऊद कॉट इन पाकिस्तान इस समय ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और ये सब आपकी ताकत है, सब कुछ आपकी वजह से है। और हम ये चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची में जहां बैठकर इस समय हमें देख रहा है, इस समय उसकी कुर्सी हिलनी शुरू हो जानी चाहिए। दाऊद इब्राहिम को अब डर सताना शुरू कर देना चाहिए। अब दाऊद इब्राहिम के लिए डरना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि अब इमरान खान भी, पाकिस्तान की सेना भी आज के बाद उसे बचा नहीं पाएंगी। और यह सब ताकत है हमारी और आपकी, यानी भारत की जो ताकत है, ये जो आंधी आज चलेगी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, इसमें दाऊद इब्राहिम अब बच नहीं पाएगा। इसलिए इस आंधी को चलाते रहिए। और अब आज के इतिहास से जुड़ा एक सवाल। आज आपको यह बताना है कि 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह और सुखदेव के साथ एक और क्रांतिकारी ने भारत के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। आज आपको उस तीसरे क्रांतिकारी का नाम बताना है। सवाल बहुत आसान है, लेकिन हम चाहते हैं उस तीसरे क्रांतिकारी के बारे में भी आप सबको पता होना चाहिए। आप थोड़ा रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम इस तीसरे क्रांतिकारी के बारे में आपको बताएंगे। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं।
कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, 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 I know, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, 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 I know, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं।
कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, 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 I know, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, 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 I know, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं।
कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1908 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु का जन्म हुआ था। राजगुरु हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जतिन दास जैसे क्रांतिकारियों के बहुत नजदीकी दोस्त थे। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई थी और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया, जिसके बाद उन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजगुरु की शहादत को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, इसलिए आज आप सबको उन्हें याद करना चाहिए। 79 ईस्वी में आज यूरोपीय इतिहास का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी फटा था। इटली के माउंट वेसुवियस नामक ज्वालामुखी के फटने की वजह से पत्थर और राख के बादल करीब 33 किलोमीटर की दूरी तक फैल गए थे। इस विस्फोट की वजह से हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा थर्मल एनर्जी रिलीज हुई थी। रोम के 2 शहर इस ज्वालामुखी की राख के नीचे दबकर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। पोम्पेई और हरक्यूलानियम नाम के ये 2 शहर अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गए हैं और इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आज ही के दिन वर्ष 2006 में किसी ग्रह की नई परिभाषा दुनिया के सामने रखी थी। ग्रह की परिभाषा तय होने के साथ ही प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया था और इसी के साथ हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 की बजाय 8 रह गई थी। वर्ष 1891 में आज ही के दिन मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने किनेटोग्राफिक कैमरा और किनेटोस्कोप के पेटेंट के लिए आवेदन किया था। उस वक्त किनेटोस्कोप में 1 मिनट से ज्यादा की म्यूट मूवी यानी कि बिना आवाज वाली फिल्म देखी जा सकती थी और इसके लिए 5 सेंट्स चुकाने पड़ते थे। ये एक क्रांतिकारी पेटेंट था और इसी आविष्कार की बदौलत आज आप फिल्मों का आनंद ले पाते हैं। वर्ष 2019 में आज ही के दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का निधन हुआ था। अरुण जेटली देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक थे और उनकी कानून की समझ बहुत गहरी थी, इसलिए देश के कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने कई बड़े फैसले किए थे। बीजेपी को कई राज्यों में चुनाव जिताने में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वित्त मंत्री के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था में हुए कुछ बड़े सकारात्मक सुधारों का श्रेय अरुण जेटली को जाता है। उन्होंने भारत की टैक्स प्रणाली को आसान बनाने के लिए एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी की शुरुआत की। अरुण जेटली ने एफडीआई और बैंकिंग के सुधारों पर भी काफी जोर दिया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने देश को लेकर आपकी भावनाएं एक आंधी की तरह होनी चाहिए और इस आंधी के सामने बड़े से बड़ा अपराधी और देश के दुश्मन कभी भी टिक नहीं पाएंगे। नमस्कार।